स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ कहीं नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे गांव के लोक गीतों में बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। बेइतिहास उस जगह की कहानियां। लेकिन कभी कभी कुछ गांव के लोक गीतों में आपको सुनने को मिलते हैं हॉरर्स। ऐसी हॉरर स्टोरीज हम बदिमा दिला दे रख सकती है। और कुछ ऐसी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है अभय ने, जो कि उन्होंने निकाली है अपने गांव में गाए जाने वाले इन लोक गीतों से। ये गाने शादियों में या फिर आपस में जब गांव में कुछ फंक्शंस होते हैं, डिबेट होते हैं, तो उसमें औरतें आपस में इन गानों के थ्रू गा गा कर इस कहानियों को सुनाते हैं। कुछ औरतें इस कहानी के पक्ष में होती है और कुछ उसके विपक्ष में। आज जो अपने सुनने वाले हैं वो इन्हीं लोक गीतों से निकाल कर अभय ने हमारे साथ शेयर की और मैं ये शेयर करने वाला हूं आपके साथ। लेकिन कहानी 1970 के अराउंड की है। उस टाइम पर लोगों के पास घड़ियां नहीं हुआ करती थी और सूरज उगने से पहले लोग उग जाया करते थे, पक्षियों की चहचहाहट से और मुर्गों की बांग से। लेकिन आज की सुबह बाकी सुबह से कुछ अलग थी, क्योंकि आज गांव के लोग चिड़ियों की चहचहाहट से नहीं, लोगों के शोरगुल से उठे थे। उस सुबह सब लोग गांव के चौराहे की तरफ भाग रहे थे और वहां पहुंचकर वहां का खौफनाक मंजर देखकर या तो वो पीछे हट जा रहे थे या फिर अपने मुंह पर हाथ रखकर वहां फैली दहशत को देख रहे थे। बहुत नजारा ही कुछ पैसा था। 3 डेड बॉडीज उस चौराहे पर पड़ी हुई थी। उन तीनों का सर सलामत था, उनकी आंखें खुली हुई थी और उनकी खुली आंखों में वो खौफ अब भी नजर आ रहा था। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो 3 डेड बॉडीज थी। बात यह थी कि उनके सिर को छोड़कर उनके शरीर का पूरा मांस 10 मीटर के सर्किल में इधर उधर पड़ा हुआ था। खून और धूल मिलकर काली हो चुकी थी। उनके सिर से जुड़ा हुआ था उनका हड्डियों का ढांचा और उन हड्डियों से चिपका हुआ थोड़ा बहुत मांस। उनकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर से किसी ने मांस नोच नोच कर इधर उधर फेंक दिया हो। इतने दर्दनाक मौत आज तक किसी ने किसी की नहीं देखी थी। यही बात वहां पर 2 हवलदार भी कर रहे थे, जो थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंचे थे। दोनों की साइकिल वहीं पर खड़ी हुई थी। दोनों के हाथ में एक एक डंडा था और तकरीबन एक हाथ डंबी, एक स्टील की टॉर्च जो पहले के जमाने में चला कर ऑल्दो हल्का उजाला हो चुका था, टॉर्च की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उस टॉर्च पर जलाकर उन हड्डियों के ऊपर देख रहे थे कि किस तरह से मांस उन हड्डियों से नोच नोच कर निकाला गया है। हड्डियों को देखकर वो दूसरे पुलिस वाले से बोला, जो अपने डंडे से मांस को साइड में हटा रहा था और अपने पैर रखने के लिए जगह बना रहा था, ये कैसे मुमकिन है? किसी जानवर का कोई निशान नहीं, ना पंजों का ना दांतों का। तो दूसरा पुलिस वाला बोलता है, यहाँ आसपास कोई पैरों के निशान भी नहीं है, जिससे पता लगता रहो कि ये किसी जानवर का काम है। यहाँ पर जितने भी निशान है सब इंसान के पैरों के निशान है और यहाँ इन तीनों के अलावा एक चौथे निशान भी हैं। ऐसा लग रहा है कि ये निशान या तो किसी 12-13 साल के बच्चे के है या फिर किसी औरत के, क्योंकि ये चौथे निशान है, ये बाकी के 3 निशानों से साइज में बहुत छूते हैं। तो फिर दूसरा पुलिस वाला बोलता है, लेकिन वो चौथी लाश है कहाँ? यहाँ पर तो सिर्फ 3 लाशें हैं। तो पहला पुलिस वाला बोलता है, हो सकता है जिसने इन तीनों पर खून किया है वो उस चौके को अपने साथ ले गया। फिर वो पुलिस वाला बोलता है, पर जिसने भी इन्हें मारा है बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा है, क्योंकि जब इनका मांस नोचा जा रहा था तो ये लोग जिंदा थे और इसी वजह से अपने मांस नोचे जाने पर इधर उधर भाग रहे, तो खून जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है। मैंने आज तक कभी इतनी दर्दनाक मौत किसी की भी नहीं देख ली है। गांव वाले भी वही खड़े होकर ये सब देख रहे थे और कुछ सवाल उनके मन में भी थे, जैसे, हे, कार सच में किसी जानवर का है या फिर ये किसी इंसान में किया है? या अपनी जान बचाने के लिए भाले क्यों नहीं? वो जो चौथा बच्चा है वो कौन है, वो कहाँ है? वो इंसान है या फिर ये कुल भूत पिशाच है? और वो डेड बॉडीज को देखकर बस यही लग रहा था किसी ने अपने हाथों से नोच नोच कर उनके शरीर से मांस निकाला है। और किस घटना से पूरा गांव सदमे में था, क्योंकि जो 3 लाशें थी, ये तीनों भी तीनों लोग इसी गांव में रहा करते थे। क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब के पीछे छुपा हुआ एक बहुत बड़ा राज, जो आपको इस कहानी में आगे जानने को मिलेगा। कहानी वाई उससे पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप पे सभी करीबन 48% लोग कहानियां सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपके डिड के लिए हम इतनी हेल्प कर रहे हैं, आप उसका एक छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हैं। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप के अंदर मैक्सिमम लोगों तक इस कहानी को शेयर करें। चलिए बढ़ते कहानी में आगे। इस इंसिडेंट के बाद सबकी नजरें टिकी हुई थी मनोहर पर। मनोहर जो चौराहे के पास में रहता था, पिछले 3 दिनों से मनोहर सभ्य में था। ना वो कुछ खाता था, ना वो कुछ पीता था, वो एक ही जगह बैठा रहता था और सिर्फ बैठा नहीं रहता था, वहीं बैठे बैठे वो टॉयलेट भी कर देता था और शौच भी। और मनोहर कोई छोटा बच्चा नहीं, 24 साल का एक हट्टा कट्टा आदमी था। और सबसे बड़ी बात, वो एक पहलवान था। पहलवान जो छोटी मोटी चीजों से डिस्टर्ब नहीं होते, पहलवान जिन फालतू चीजों से डरते नहीं है, वो पहलवान इसलिए 3 दिनों से सदमे में था कि पता नहीं उसने क्या देख लिया है। सब लोगों को लग रहा था कि उन डेड बॉडीज को देखने की वजह से मनोहर सदमे में चला गया है और कुछ दिनों में ही वो ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद इन गांव वालों का सोचना डरा था। लेकिन मनोहर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। मनोहर के घर वाले उसे लेकर जगह जगह घूम रहे थे कि कोई तो उसे ठीक कर दे, डॉक्टर, वैद्य, पंडित, तांत्रिक, लेकिन कहीं से कोई भी इलाज नहीं मिल पा रहा था और मनोहर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे एक ओझा के पास ले जाया गया। उस ओझा ने लगातार 2 दिन तक मनोहर के ऊपर झाड़ फूक किया, पर उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगले दिन पता नहीं उस ओझा के मन में क्या आया, उस पे मनोहर के सामने कागज रखा और बोला, लिख इस पे। मनोहर में उस कागज पर सिर्फ एक नाम लिखा। रवि के नाम पढ़ते ही ओझा बोलता है, इसको कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ डरा हुआ है। इसने उस दिन चौराहे पर कुछ ना कुछ देखा है, क्योंकि उस दिन ये रविराज के भाई की भी वहीं पर मौत हुई थी। जाकर रविराज से बात करो, कुछ ना कुछ तो उसको पता होगा। रविराज को उसके दोस्त, रिश्तेदार और गांव वाले रवि के नाम से ही पुकारते थे। वो एक बिल्कुल संपन्न परिवार से आता था। पूरे गांव में उनका जो घर था वो हर सुख सुविधा से संपन्न था। रविराज के घर में उसकी माँ, बाप, उसके 2 भाई, जिनमें से एक भाई उस चौराहे पर मारा गया था, उसकी चाची, चाचा, चाची के 3 बच्चे, इस तरह से एक पूरी जॉइंट फैमिली उस घर के अंदर रहा करती थी। और रविराज की अभी नई नई शादी हुई थी। मनोहर के घर वाले फिर मनोहर को लेकर रवि के घर पर पहुंचे। जब उसके घर पर पहुंचे तो रवि घर पर में ही था। अपने पड़ोस में एक सिंह जी रहते थे, सिंह साहब बोल सकते अपन, उनके घर पे था। रवि को बुलाया गया। रवि अपने घर पर आया और घर पर आने के बाद मनोहर के घर वालों ने रवि और उसके घर वालों को सारी बात बताई और बताया कि कैसे उसने उस ओझा के कागज देने पर रवि का नाम लिखा। इधर रवि की मां ने भी उसके बेटे की मौत के बारे में उनको बताया। पर ये दोनों परिवार आपस में बातचीत करके इस चीज की वजह जानने की कोशिश कर रहे थे। सब लोगों को यही लग रहा था कि उस दिन मनोहर में कुछ ना कुछ देखा होगा, क्योंकि मनोहर अपने घर के बाहर सोता था और उसका घर उस चौराहे से सिर्फ 50 मीटर ही दूर था। पर इस वक्त मनोहर अपनी दोनों आंखों को बहुत टाइटली स्टिल बंद करके बड़े कुछ सोच कर रहा था। इधर रवि ने अपनी नई बहू को आवाज लगाई और सबके लिए नींबू पानी लाने को बोला। सब लोगों ने यहाँ नींबू पानी पिया, लेकिन मनोहर जो था घुटनों के अंदर अपना सिर रख के बैठा हुआ था और पता नहीं किसी कोई ऐसी चीज थी जिससे वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। अभी रवि मनोहर के पास नींबू पानी का ग्लास लेकर आया और उससे बोला, आप ये नींबू पानी पी लो, ये आपकी भाभी ने बनाया है, अगर आप इसे नहीं पियोगे तो बुरा मान जाएगी। रवि की बात सुनकर मनोहर ने सिर उठाकर रवि की तरफ देखा, एक बार उसे घूरा, फिर उसके हाथ से वो नींबू पानी का ग्लास पिया। एक बार में पूरा ग्लास पी गया। मनोहर, जिसने पिछले 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया था, रवि से नींबू के पानी का ग्लास लेके पी गया। और सबसे बड़ी बात, किसी को कोई हैरानी नहीं हुई। मनोहर के घर वालों की भी ग्लास में थोड़ा बहुत नींबू पानी बचा था, उन लोगों ने भी वो पिया और उसके बाद ये सब लोग चुपचाप रवि के घर से बाहर निकल गए। इसके बाद किसी ने कोई बातचीत नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वो रवि के घर सिर्फ नींबू पानी पीने आए थे। करीब 2 महीने बाद उसी ओझा के पास जहां पर मनोहर को ले जाया गया था, कुछ लोग पहुंचे और वहां जाकर बोलते हैं, हम नंदन के रिश्तेदार हैं, आप चलिए, उनके ऊपर किसी ने कुछ जादू टोना किया है। ये मैं आपको बता दूं, नंदन रविराज के पिताजी का नाम था। यहां पर रविराज के रिश्तेदारों के साथ साथ गांव के भी कुछ लोग आए थे और उन्होंने भी ओझा को यह बात बताई कि रविराज के घर के अंदर करीबन 10 लोग रहते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से उनमें से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। जब भी कोई गांव का आदमी उनके घर में जाने की कोशिश करता पूछताछ करने के लिए, तो उसे गेट से ही बाहर भगा देते, कोई ना कोई बहाना बनाकर। शुरू शुरू में तो सबको लगा कि उनके बेटे की जो उस चौराहे पर मौत हुई, वो सब लोग उससे दुखी हैं, लेकिन अब लगता है कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमने उन लोगों को देखा है, उनकी हालत बहुत खराब है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि पिछले कई दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है,
ना वो नहाते धोते हैं, उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया है। हमें लगता है वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप उन्हें बचा लीजिए। किसी ने पक्का उनके ऊपर किसी ना किसी तरह का काला जादू किया है। आप हमारे साथ चलिए, उस परिवार की जान खतरे में है। ओझा फटाफट से तैयार हुआ और उन लोगों के साथ निकला। चलते चलते ओझा उनसे रविवार के परिवार के वालों के बारे में सवाल पूछे जा रहा था और वो उसे सारी चीजें बताए जा रहे थे। करीबन 2-3 घंटे के बाद ये सब लोग गांव में रविराज के घर के बाहर पहुंचे। ओझा ने रविराज के घर पर दस्तक दी, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था और वो उस दरवाजे से अंदर चला गया। और जैसा उसको बताया गया था, वहां की हालत उससे भी ज्यादा खराब थी। घर में घुसते ही एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। ओझा ने उस बदबू को इग्नोर किया और अपने थैले में से कांसे की थाली निकाली और अपने हाथ में लगी अंगूठी से उस कांसे की थाली को उसने बजाना शुरू किया। कुछ मिनट के बाद रवि के सारे घर वाले निकल निकल कर उस जगह चारों तरफ उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। उस ओझा के अलावा ना तो किसी गांव वाले की ना उनके रिश्तेदारों की हिम्मत थी कि वो उस घर के अंदर कदम भी रख ले। ओझा कुछ मंत्र बड़बड़ाया जा रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो समझने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, बट उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे गांव वालों ने बताई थी, रवि के घर वालों की हालत उससे भी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन वहां पर रवि और उसके 2 चचेरे भाई अभी भी नजर नहीं आ रहे थे। ओझा ने रवि की नई नवेली दुल्हन से पूछा कि रवि और उसके भाई कहाँ हैं, क्योंकि पूरे घर वालों में सिर्फ वो ही ठीक ठाक लग रही थी। बाकी सबकी हालत तो ऐसी थी कि वो ठीक से बोल पाने की हिम हालत में भी नहीं थे। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही रवि की वो जो घर वाले, जो बिल्कुल मरी हुई सी हालत में थे, उन लोगों ने मिलकर उस ओझा को पीटना शुरू कर दिया। जिस थाली को बजा रहा था वो थाली गिर गई और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर ओझा उस घर से बाहर निकला। उधर गांव वाले और उनके रिश्तेदार ये सब कुछ देख रहे थे कि वो ओझा जो इसके घर वालों की जान बचाने गया था, उनको संभालने गया था, अब वो अपनी जान बचाकर उल्टा भाग रहा था। वो लोग जिनके अंदर कुछ हिम्मत नहीं दिख रही थी, वो सब उस ओझा को मारने में लगे हुए थे। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वो उस घर से बाहर निकला। वो चिल्लाते हुए आया, जल्दी चलो भोला धोबी के पास, जल्दी चलो भोला धोबी के पास। और अब यहां पर एक और नया नाम आया, भोला धोबी। भोला धोबी एक धोबी था जो नदी के उस पार रहा करता था। अब इसकी उम्र करीबन 55-60 साल के आसपास रही होगी और अपनी जवानी के दिनों में वो बहुत ही सिद्ध तांत्रिक था और सबसे बड़ी बात, वो इस ओझा का गुरु था। पर अभी तो शाम होने वाली है, एक गांव वाले ने कहा। तो ओझा बोलता है, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें अभी चलना होगा। उसके कहने पर गांव की औरतें और बाकी लोग घरों में चले गए और गांव से करीबन 3-4 लोग नाव लेकर उस ओझा के साथ नदी के उस पार पहुंचे, भोला धोबी के घर पर। भोला धोबी अपने घर के बाहर ही बैठा हुआ था। ओझा दौड़कर उसके पास गया तो उसने देखा कि भोला धोबी का एक हाथ कटा हुआ था। उसने फटाफट से उनके पैर छुए और बोला, गुरुजी, ये कैसे हो गया? आपका हाथ कैसे कट गया? बिना कुछ बोले भोला उठा, वो अपने घर के अंदर गया। वहां से वो एक कागज लेकर आया। उस कागज के ऊपर एक नाम लिखा हुआ था, बाबा, और गांव का नाम लिखा था अंजानपुर। भोला ने अपने बचे हुए एक हाथ से उसे जाने का इशारा किया। बिना कुछ बोले ओझा उन आदमियों में से एक आदमी को लेकर अंजानपुर की तरफ निकल पड़ा। आधी रात हो चुकी थी। ओझा गांव में पहुंचा और तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया। शायद वो आदमी रात में लघुशंका यानी टॉयलेट करने के लिए उठा होगा। ओझा ने उससे बात की और उसने बाबा के बारे में पूछा तो उसने घर की तरफ इस तरह से इशारा कर दिया और बोला, उस घर के पास चले जाओ। उस घर के पास जो सबसे बड़ा घर होगा वो ही बाबा का घर है। ओझा बाबा के घर के पास गया तो उसने देखा कि घर के बाहर ही एक चारपाई के ऊपर एक बूढ़े बाबा बैठे हैं। वो सिर्फ नाम के ही बाबा नहीं, वो असलियत में बाबा थे। पूरे सिर के बाल सफेद, लंबी सारी दाढ़ी बिल्कुल सफेद और शरीर के नाम पर सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बचा हुआ था। उम्र करीब 100 साल के ऊपर होगी। शरीर पे कपड़े के नाम पर सिर्फ एक काली धोती थी। आंखों में एक अलग सा ठहराव और आवाज में जैसे 100 साल की उम्र के बाद आवाज में कंपन होता है, ऐसा कोई कंपन नहीं, बिल्कुल सदी हुई आवाज। आओ, मुझे पता था कोई आने वाला है। ओझा के कुछ बोलने से पहले ही बाबा ने बोला। ओझा ने प्रणाम किया और बिना कुछ बोले वो पर्ची आगे कर दी जिसके ऊपर भोला ने अपने उल्टे हाथ से बाबा का नाम लिखा हुआ था। वो पर्ची को बिना छुए देखकर बाबा बोले, भोला ठीक तो है ना? ओझा को जितना कुछ पता था उसने सारी बात बाबा को बताई। उसकी बात सुनकर बाबा ने सोनू मोनू को आवाज लगाई, जो कि उनके बेटे थे, और बोले, अपना ट्रैक्टर निकालो, अभी के अभी चलना है। और सुबह का सूरज उगने से पहले बाबा
और सोनू मोनू के साथ वो ओझा और भोला सबके सब रविराज के घर के बाहर थे। वहां के बहुत से लोग ट्रैक्टर की आवाज सुनकर वहां पर आ गए थे कि क्या चल रहा है। उन्होंने उन बाबा को देखा, पता लगा कि बाबा यहाँ पर इस जगह को ठीक करने आए हैं। वहां खड़े होकर उन बाबा ने गांव वालों से इस परिवार के बारे में छोटी से छोटी बात सुनी और जब तक सूरज उगा तब तक आधा गांव वहां पर इकट्ठा हो चुका था। बाबा ने सोनू मोनू और कुछ हट्टे कट्टे आदमियों को घर के अंदर जाने को कहा और ये कहा कि घर में जितने भी लोग हैं उन सबको बांधकर आंगन में ले आओ और सुनो, उनको अच्छे से बांधना ताकि कुछ भी हो जाए लेकिन वो उस बंधन को खोल ना पाए। बाबा जो ट्रैक्टर लाए थे वो खाली नहीं था, उसमें बहुत सारा सामान था पूजा वगैरह का और साथ में रखी हुई थी रस्सियां। सोनू मोनू और गांव के कुछ लोग जिनमें 2 औरतें भी थी वो रस्सियां लेकर सीधा रविराज के घर के अंदर घुस गए। अंदर घुसकर उन्होंने देखा कि सब लोग अलग अलग जगह पर पड़े हुए थे। जैसे तैसे करके सब लोगों ने रविराज के घर वालों को बांधकर उन सबको आंगन में लेकर आ गए। वो सब लोग उसके बाद बाहर आए, उन्होंने बाबा को बताया कि किस तरह से मतलब उन सारे घर वालों को बांध कर ले आए हैं और उस घर के अंदर 2 कंकाल भी मिले हैं। उन्होंने बाहर से देखा, सबकी गिनती की तो पता लगा कि जो 2 कंकाल है वो रवि के दोनों चचेरे भाइयों के हैं। उन कंकालों की हालत देखकर ये साफ-साफ लग रहा था कि बहुत पुराने नहीं हैं, क्योंकि उन कंकालों के ऊपर जो मांस था वो थोड़ा बहुत अभी भी हड्डियों के ऊपर लगा हुआ था और पूरे घर में वो जो सड़ान थी वो यही से आ रहे। लेकिन घर में रवि का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। पता करने पर यह मालूम पड़ा कि रवि सिंह जी के घर पर है। सिंह जी का बेटा और रवि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और जब से सिंह जी के बेटे की मौत हुई है रवि ज्यादातर उनके ही घर पे रहता था। सोनू मोनू सिंह जी के घर जाते हैं और रवि को पकड़कर वहां पर बाहर लाते हैं। रवि एक साधारण आदमी था, साधारण काटी का आदमी था और सोनू मोनू दोनों हट्टे कट्टे जवान थे, लेकिन फिर भी वो रवि को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में करके वहां तक लेकर आ पाए थे। रवि को वहां लाकर सोनू बोलता है, ये लो बाबा, यही है जो कर रहा था, यही सब कुछ कर रहा था। इसको काबू करने के लिए मुझे माला इसके गले में डालकर लेकर आना पड़ा। बिना माला के तो ये काबू ही नहीं हो रहा था। लेकिन जो माला थी वो एक अभिमंत्रित माला थी जो कि उन बाबा ने बनाई हुई थी और उसी माला की हेल्प से सोनू मोनू रवि को काबू करके ला पाए, अदरवाइज तो वो उन दोनों के भी काबू में नहीं आ रहा था। इसके बाद बाबा ने सोनू मोनू को एक गोला बनाने को बोला और उनके कहे अनुसार सोनू मोनू ने एक बड़ा सा गोला वहां पर बना दिया। उसके बाद बाबा उस गोले के अंदर चले गए और उन्होंने सोनू मोनू को इशारा करके कहा, इसे इस गोले के अंदर लेकर आओ। इसके बाद बाबा ने गांव वालों से निवेदन किया कि कोई भी इस गोले के अंदर ना आए, अगर कोई इस गोले के अंदर आया तो उसकी जान भी जा सकती है और उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। अभी उस गोले के अंदर सिर्फ बाबा, सोनू मोनू और रविराज थे और पूरे गांव वाले उस गोले के चारों तरफ इकट्ठा होकर ये देख रहे थे कि आखिर वहां पर क्या चल रहा है। सोनू मोनू ने रवि को कस के पकड़ रखा था और गांव वाले आपस में बातचीत करे जा रहे थे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तभी बाबा ने गांव वालों से बोला कि आप सभी लोग शांत हो जाइए। ये सुनते ही गांव वाले जो आपस में बात कर रहे थे सबके सब शांत हो गए। उसके बाद बाबा ने रवि की तरफ देखा और बोले, मैं ये माला तुम्हारे गले में से उतार दूंगा, लेकिन मुझसे वादा करो तुम यहाँ पर किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे और मैं जो भी तुमसे पूछूंगा उसका सही सही जवाब दोगे। रवि को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है और वो उस माला को अपने गले से उतार देना चाहता है। उसने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस ये माला मेरे गले से हटाओ। सोनू मोनू ने रवि के दोनों हाथ, एक जने ने एक हाथ पकड़ा हुआ था और बाबा के इशारे पर दोनों ने उस माला को एक साथ पकड़ा और उसे गले से थोड़ा सा ऊपर कर दिया, उसे पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला। माला अभी भी उसके गर्दन पर ही थी, लेकिन बस वो उसे छू नहीं रही थी। उसके बाद बाबा ने बोला कि अगर तूने जवाब नहीं दिया या यहां पर किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो सोनू मोनू ये माला फिर से तेरे गले में डाल देंगे। रवि बस गुस्से में भरी हुई सांसें ले रहा था भारी भारी। उसके बाद करीबन 1.5 घंटे तक बाबा ने रवि से पूछताछ की और उससे पूछताछ करने के बाद बाबा रवि के घर के अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने चारों तरफ देखा। उन्होंने देखा कि रवि के सारे घर वाले वहीं पर आंगन में बंधे हुए पड़े थे, लेकिन उनकी नजरें किसी और को ढूंढ रही थी और तभी उनकी नजर पड़ती है कमरे के बाहर खड़ी हुई रवि की नई नवेली दुल्हन इंदु। उसे देखकर बाबा की आंखें थोड़ी गुस्से में और चौड़ी हो जाती हैं और तभी वहां पर सोनू मोनू आते हैं। ये इंदु कौन थी ये तो हर कोई जानता था,
लेकिन इंदु के साथ छुपा हुआ था एक बहुत बड़ा राज जो कोई नहीं जानता था और उसे अभी तक आप भी नहीं जानते हो, सिर्फ मैं जानता हूं। और ये राज मैं आपको बताने वाला हूं इसके अगले एपिसोड में। जी हां, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है इस इंटरेस्टिंग कहानी के अंदर। कौन है इंदु, क्या चल रहा है रविराज के साथ और क्या हो रहा है इनके परिवार में, ये सब आपको जानने को मिलेगा इस कहानी के अगले एपिसोड। तो कहीं मत जाइएगा, हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।